कवित्री मंदाकिनी जी के रचना का शास्त्रीय विश्लेषण अभी सुना। अब मैं अगले वक्ता के रूप में भाई गिरीश पंकज जी को यहाँ आमंत्रित कर रहा हूँ। भाई गिरीश पंकज आदरणीय मंच यहाँ उपस्थित मेरे साथियों और मेरे मुझ पे दिखाई दे रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं, सबको नमन। मंदाकिनी की कविताओं से रूबरू होने का अवसर मुझे इसके पहले भी मिलता रहा है। शायद बहुत पहले मैंने कुछ लिखा भी था। अभी जिस तरह से त्रिवेदी जी ने वक्तव्य दिया तो मुझे बड़ी खुशी इस बात की हो रही है कि इस समय समकालीन कविता दुनिया में जो स्त्री विमर्श हो रहा है, दो तरह की स्त्री कवित्रियां हैं जो लिख रही हैं। एक तो ऐसी कवित्रियां हैं जो बहुत लो प्रोफाइल हैं और जिनके बारे में शायद समकालीन आलोचना को पता भी नहीं है कि कोई कवित्री भी है इस तरह की छत्तीसगढ़ में और कहीं इस महादेश में। और एक तरफ अभिजात वर्ग की खास फिकर का लगाई हुई हाई प्रोफाइल कवित्रियां भी हैं जिनका स्त्री विमर्श, जैसा कि द्विवेदी ने कहा कि बहुत लाउड है, नारी लगाता हुआ है, लेकिन वही कहीं न कहीं कुछ ऐसा छेद है जो स्त्री को प्रकारांतर से कमजोर भी करता है। जब हम स्त्री विमर्श की बात करते हैं, दलित विमर्श की बात करते हैं, तो कहीं न कहीं एक संघर्ष की स्थिति भी साहित्य में और समाज में निर्मित करते चलते हैं। लेकिन जब वही स्त्री विमर्श जो मंदाकिनी श्रीवास्तव जैसी कवित्री करती हैं, तो नैतिक मूल्यों को अपना पाथेय मान करके अपनी परंपरा से गहरा अनुराग रखते हुए स्त्री को विद्रोह के लिए या मुक्ति के लिए तैयार करती चलती है। तो मुझे हर समय वो कविता बड़ी कविता लगती है। वो साहित्य का हर आयाम मुझे बड़ा लगता है जो अपनी परंपरा को बचाए रखते हुए आधुनिक काल से बगावत करता है। ये जो उत्तर आधुनिकता का दौर चला है, जो बूम चला है, या पूरी कविता में, समकालीन कविता में जो तड़का आधुनिकता का लग रहा है, उसके कारण हमारे समाज में भी एक तरह से मोहभंग की स्थिति निर्मित हो रही है। और जिस तरह से दलिता किस्म के जो चिंतक आए, उन्होंने सब कुछ जो खंडित करने की अवधारणा हमारे समाज में थी, उसके कारण भी इस आधुनिक सोच ने बहुत कुछ नुकसान किया। और स्त्री विमर्श की जब हम बात करते हैं तो मुझे लगता है कहीं न कहीं चूक होती है। हम लोग लोहिया और गांधी, विनोबा को पढ़ करके बड़े हुए लोग हैं। मुझे लोहिया जी की बात बहुत अच्छी लगती है कि हमें आधुनिक तो होना है, मगर हमारी आधुनिकता आगे देखो कि आधुनिकता के साथ साथ थोड़ा थोड़ा पीछे देखो कि आधुनिकता भी होनी चाहिए। अभी हमने नवरात्रि का पर्व मनाया। दुर्गा के 9 रूप, शैलपुत्री और कात्यायनी, कुसमुंडा और तमाम तरह के नामकरण, तो सदियों से हमारे यहाँ स्त्री विमर्श अपने शिखर पर रहा है। लेकिन जिस तरह से हम अभी नई दुनिया देख रहे हैं, जिस तरह के नए समाज में हम मनुष्य को देख रहे हैं, तो उसी मनुष्य का ही एक हिस्सा स्त्री है। जो स्थिति इस समय हमारे आम आदमी की है, वही स्त्री प्रकारांतर से मुझे लगता है स्त्री की भी है, उसी मनुष्य बिरादरी के दलित की भी है, और तमाम उन लोगों की है जो कहीं न कहीं वंचित हैं या हाशिए पर डाल दिए गए हैं, जबकि उनको जीवन के, साहित्य के या संस्कृति के केंद्र में होना था। तो यह जो अराजक स्थितियां बन रही हैं, उससे निसंदेह लड़ने की जरूरत है, और यह लड़ने का काम साहित्य ही करेगा। दुर्भाग्य है कि इस समय जो हमारा साहित्य लिखा जा रहा है, वह लड़ने की ओर कम हमें प्रेरित करता है, भिड़ाने की ओर ज्यादा प्रेरित करता है। हमें समाज में एक नैतिक मूल्यों को बचाए रखते हुए, वो जो गांधी की परंपरा है, वो लोहिया की जो परंपरा है, वो सारी जो परंपराएं हैं जिससे समाज भी बेहतर बने और हम परिवर्तन को भी अपने सामने देख पाए। सुधरा राठौर ने मलाला की बात की। निसंदेह हमें, जब हम स्त्री विमर्श की बात करें, तो हमें इस तरह की जो नायिकाएं हैं जो भर रही हैं, जिन्होंने अपने कर्म से
ये बात साबित की है कि स्त्री को पढ़ने का हक है, उसको आगे बढ़ने का हक है, उसको भी उड़ने का अधिकार है। इसलिए मैं अचानक मुझे अपनी वो कविता याद आ जाती है, मैं मंदाकिनी कविता की बात करूँगा, मुझे अपनी वो लाइन याद आती है जो मैंने स्त्री के लिए लिखी कि सुंदर कोमल करी लड़कियाँ होती अक्सर बड़ी लड़कियाँ, कितना मीठा मन रखती हैं जो मिस्री की डली लड़कियाँ, और मत बांधो पैरों में बंधन अंतरिक्ष को चली लड़कियाँ। तो लड़कियाँ अंतरिक्ष की ओर जा रही हैं, लड़की अपनी सत्ता को पहचान रही है, लड़की ने अपनी अस्मिता, खासकर पढ़ी लिखी लड़की ने अपनी अस्मिता उस समय पहचानी थी जिस समय महादेवी वर्मा जैसी लेखिकाओं का उत्थान हुआ था, व्युत्थान हुआ था। और उस समय जो भारतीय परिवेश था, हम सबको पता है, इतिहास को पढ़ा ले तो देखेंगे किस तरह से एक बर्बर मानसिकता भी कुछ लोगों में तारी रहती थी। उस दौर में महादेवी वर्मा का जब हम स्त्री विमर्श देखते हैं तब लगता है कि उस समय उन्होंने अपनी परंपरा को तोड़ कर कुछ नई परंपरा गढ़ी। लेकिन मुझे सबसे अच्छी बात, जो मैं हमेशा अपनी बातों में कहता हूँ, कि वहां पर भी वो बगावत करती हैं, स्त्री मुक्ति की बात करती हैं, लेकिन वहां पर भी वो अपनी भारतीयता को नहीं छोड़ती, वो बार बार अपनी भारतीयता की बात करते हुए प्रतिरोध करती हैं। तो जब हम स्त्री विमर्श की बात करते हैं और हम जब प्रतिरोध की बात करते हैं तो उसका पाठ्य हमारे जीवन मूल्य भी होने चाहिए, क्योंकि अगर वैसा नहीं हुआ चली जाए तो जरूरी भी हमें संभालना है। हमें अपनी साड़ी का भी पहचानी है। जब छोल सप्तरंगी की कविताओं से मैं गुजरता हूँ तो मुझे लगता है कि जिस स्त्री विमर्श की हमारे मूल्यवान लोग बात करते हैं, उस स्त्री विमर्श को मंदाकिनी ने बहुत ईमानदारी से जिया भी है, जिसके बाद हमारे आदरणीय त्रिवेदी जी ने की। और ठीक है, मैं कविता की जब बात आती है तो कई बार क्योंकि मैं छंदानुरागी ज़्यादा हूँ, लेकिन नई कविताएं भी मैंने लिखी हैं, मैं छंदे की वकालत भी करता हूँ। लेकिन ये भी तय बात है कि कविता में विचारों की प्रधानता भी होनी चाहिए। अगर सिर्फ छंद है वहाँ, अगर कविता नहीं है, विचार नहीं है, तो ऐसी कविताओं का भी कोई औचित्य नहीं। इधर की जो कविताएं आ रही हैं उसमें विचारों की सघनता है, लेकिन विचारों की सघनता के साथ साथ उनमें जो एक तरह की खास किस्म की जड़ता है, उसके कारण कविता क्या है, धीरे धीरे अलोकप्रिय विधा सी होती जा रही है। उसे हमें अगर जीवन के केंद्र में लाना है तो मुझे लगता है कि जिस तरह का निर्वाह मंदाकिनी ने अपनी कविता में किया है, त्रिवेदी जी ने उस बात को रेखांकित करने की कोशिश की है कि इसमें रंग दिखाई देते हैं, इसमें सांगिकता भी दिखाई देती है। नई कविता होने के बावजूद भी इसमें एक तरलता है, प्रवाह है। तो मुझे लगता है कविता की बुनियादी शर्त वही है। हमारे मित्र बैठे हैं संजीव बख्शी को भी कविता करते हैं, उनकी कविताएं छोटी छोटी और बहुत प्रभावशाली रहती हैं, एक ललितपन उसमें दिखाई देता है। मुझे लगता है कविता को बहुत जड़ किस्म का ढांचा अख्तियार नहीं करना चाहिए, कविता को तरलता के साथ बहते देना चाहिए। उसी में उसका भविष्य है और उसी में उसकी प्रविष्णुता है, उसी में उसकी लोकप्रियता भी है। कविता आप देखिए, हालत यह है कि प्रकाशक भी छापना नहीं चाहता, क्यों? कविता उसका कहना है कि कविता कोई पढ़ता नहीं है, इसलिए नहीं पढ़ता। ऐसा नहीं है कि हमारी स्मृतियों में, हमारी परंपरा में कविता तो हमारे खून में, रक्त में प्रवाहित है। तो कविता से तो हम मुक्त नहीं हो सकते। मैं तो कई बार कहता हूँ कि अगर हमको अपना माल बाजार में बेचना है तब भी हमें कविता का सहारा देना पड़ता है। ये कहना पड़ता है कि जो ओके से नहाए वो कमल सा खिल जाए, और लाइफ बॉय है जहाँ तंदुरुस्ती है वहाँ। और ये जो काफिया मिला है जहाँ का वहाँ का, तो कहीं न एक प्रकारांतर से वो हमारे जीवन के केंद्र में, तो बाजार में जिस बात को पहचान लिया, अपना माल बेचने के लिए वो कविता का जब बाजार सहारा लेता है, तो हम कवि, हम लेखक अपनी रचना को प्रभावशाली बनाने के लिए क्यों नहीं उस तत्व का सहारा लेते हैं। फिर भी ठीक है, कई बार एक फ्रेम में बंद करके चीजें कहीं नहीं जा सकती। उस फ्रेम को तोड़ने के लिए निराला ने बात बड़ी हिम्मत जुटाई और एक नए फ्रेम से बाहर आकर उन्होंने कविता करने की कोशिश की, लेकिन वहां पर भी एक रिदम है, एक लयता दिखाई देती है। तो मंदाकिनी की कविता में भी उस लयता का निर्वाह किया है। बहुत सुदीर्घ कविता है, तो पूरी एक लंबी कविता है। लंबी कविताओं की परंपरा, जैसा कि आपने कहा त्रिवेदी जी ने कि बोध ने अंधेरे में, और उनकी कई कविताएं हैं, राग की शक्ति पूजा है, और बहुत सारे कवियों ने इस तरह से प्रयास किए हैं लंबी कविताएं लिखने की। लेकिन निसंदेह उन सब से आगे बढ़ करके
मंदाकिनी ने एक बहुत लंबी कविता और जीवन के सब तरंग, बाल्यावस्था से वृद्धावस्था तक। और उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात यह कि उसके साथ साथ उसका स्त्री मन भी चलते आ रहा है। और उसने जो स्त्री विमर्श के नाम पर बीच बीच में जो वक्तव्य दिए हैं, वे वक्तव्य भी ये बताते हैं कि स्त्री विमर्श में जो मूल्य हमारे भारतीय मूल्य हैं, वैश्विक मूल्य तो अलग किस्म के हैं, तो वो बहुत बुरी स्थिति हो जाएगी। मुझे लगता है हमारा स्त्री विमर्श कपड़े पहने हुए विमर्श की ओर उन्मुख होना चाहिए। और मंदाकिनी की कविताएं उसी तरह की शालीनता के निकष पर खड़ी होकर के अपनी बात करती हैं। इसलिए मुझे ये कवियत्री दूसरी कवियत्रियों से एकदम अलग दिखाई देती है। भले इसका समकालीन, जैसा कि मैंने शुरू में कहा, समकालीन अगर हिंदी आलोचना में, हिंदी कविता के विमर्श में हो सकता है कि कहीं मंदाकिनी का मुझे नाम मैंने तो नहीं देखा, और हो सकता है आने वाले कुछ समय तक भी नाम ना हो। लेकिन जो अगर जब भी ईमानदार हिंदी आलोचना विकसित होगी, जब ईमानदारी के साथ कविता को रेखांकित करने की बात आएगी, स्त्री विमर्श की बात आएगी, तो मुझे लगता है मंदाकिनी श्रीवास्तव का नाम भी रेखांकित किया जाएगा। वो खासकर ये जो संग्रह है, ये जो लंबी कविता है छुवन सब तरंग की, इस पर निसंदेह एक लंबा विमर्श होना चाहिए। हमारे बीच में जैसे त्रिवेदी जी ने कहा, उन्हें लिखना चाहिए। जो लोग आलोचना पर काम करते हैं उनको ऐसी ही कविताओं पर लंबा विमर्श करना चाहिए और औपचारिक रूप से उनके लेख आने चाहिए, ताकि साहित्य के जो इधर के जो विद्यार्थी हैं उनको भी पता चले कि कुछ जो तथाकथित नाम हिंदी में दिखाई दे रहे हैं, जो स्त्री विमर्श के नाम है। मैं तो साहित्य का विभिन्न विद्यार्थियों पढ़ने की लगातार कोशिश करता हूँ। तमाम देश में जाकर के मैं मिलता हूँ लोगों से और उनकी रचना को देखता हूँ। और जब विमर्श की बात आती है तो मुझे कई बार हैरत होती है कि हमारी जो स्त्री जो लेखिकाएं हैं, मुक्त होने के चक्कर में ऐसे ऐसे विषय भी उठा रही है जो विषय उठाए नहीं जाने चाहिए। लेकिन बोल्डनेस के नाम पे, आधुनिक अति आधुनिक होने के नाम पर वो ऐसे ऐसे अंगों पर भी कविताएं कर देती हैं। और उसको हवा देने के लिए, उसको वाह करने के लिए दरबारी किस्म के आलोचक और जीव लबलबाते हुए तथाकथित संपादक इस तरह से उसको हवा दे देते हैं, तो लगता है कि इस समय मुक्ति का सर्वश्रेष्ठ मार्ग यही है और इस समय देश की सबसे बड़ी कवियत्री यही है। जबकि मैंने इंदिरा मिश्रा है बैठी है कि इनका कवि संग्रह मैंने देखा है, ज्ञानपीठ से आया है, और उस समय उनकी कविताएं भी मैंने पढ़ी हैं। तो कहीं ना कहीं हमें मुक्ति चाहिए, विमर्श हमें चाहिए, लेकिन अगर हम मूल्य से हट करके विमर्श करें, हम अपनी परंपरा और संस्कृति को रसातल में जाकर के मुक्त होने की चाहत से भर जाएं, तो सिवाय एक पतनगामी समाज को रचने के हम कोई दूसरा काम नहीं कर सकते। इसलिए मैं जब स्त्री विमर्श की बात करता हूँ या दलित विमर्श की भी बात करता हूँ, तो मुझे लगता है कि हमें अपना विकास करना है, लेकिन मूल्यों को बचाए रखते हुए समाज में कहीं कटुता न फैले, कहीं घृणा की भावना न फैले, कहीं कोई अराजकता न फैले, और हम धीरे धीरे आधुनिकता की ओर बढ़े। जैसा कि मैंने कहा, लोहिया जी का उदाहरण दिया, पीछे देखो आधुनिकता, पीछे के पाथे को लेकर के हमें आधुनिक होना है। हम एकदम पश्चिम की ओर झांकते हुए आधुनिक होने की कोशिश करेंगे तो बहुत विसंगतियों से भर जाएंगे। हमें पश्चिम को दूर से देखना है, उसकी जो श्रेष्ठ चीजें हैं उसे लेना है, सब कुछ वहां का ग्राह्य नहीं है। तो हमारा बहुत कुछ ग्राह्य है, हमें वहां से लेकर के आगे बढ़ने की कोशिश करना है। और वो जो कोशिश मंदाकिनी की तमाम कविताओं में, कुछ उदाहरण यहाँ पर दिए गए, और कहीं से भी, जैसे मैं कहीं भी खोल दूं, कोई भी पृष्ठ खोल दूं, तो मंदाकिनी की कविता में कहीं न कहीं विमर्श और चिंतन आता है। जैसे ये यहाँ से युवावस्था की कविता भी सही चुप कर देता हूं मैं यहाँ, कि जीवन का चलना, निकलती हूँ घर से तो मुस्कुरा देते हैं कठिन रास्ते, हौसले के फूल गिरते झड़ते हैं इरादों में मेरे, जागती हूँ मैं, जागती हूँ पर जीती हूँ स्वप्नों में, सींच रही होती हूँ स्वप्नों को रोज नए विश्वास से। तो ये जो नई स्त्री है, ये जो नई कवियत्री है, वह नए विश्वासों से अपने सपने को सींचती है। और जब सपने को सींचती है, उसमें नैतिकता का भी जल है, मूल्यों का भी जल है,
परिवार की मर्यादा भी है, इसलिए बार बार मंदाकिनी अपनी माँ के पास अपने पिता को याद करती हैं, पिता के अवदान को देखती हैं, माँ के बचपन के स्पर्श को देखती है, माँ के संघर्ष को देखती हैं, हर चीज पर विमर्श करते हुए अपनी छटपटाहट को भी व्यक्त करती है। अपनी छटपटाहट प्रकारांतर से स्त्री की, नई स्त्री की छटपटाहट को भी व्यक्त करती है। लेकिन पूरी कविता का जो स्वर है तो कहीं न कहीं जब मैं मूल्यों से अनुप्राणित पाता हूँ, परंपरा का इस संस्पर्श भी उसमें देखता हूँ, तब मुझे लगता है कि इसी प्रकार का स्त्री स्पर्श होता रहा, निसंदेह हमारी कविता भी बचेगी, और कविता बचेगी तो समाज भी बचेगा, हमारे जीवन वो भी बचेंगे। मैं मंदाकिनी को बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ, शुभकामना देता हूँ, इसी तरह से लिखते रहे। आने वाले समय में निसंदेह उसका मूल्यांकन होगा, और हमारी जो हिंदी आलोचना है, जो कृपण है, जो कहीं न कहीं माफियाओं के चंगुल में फंसी हुई है कि वो तथाकथित कुछ स्त्रियों से, कवित्रियों से बाहर नहीं निकल पा रही है, वो वहां से जब बाहर निकलेगी तब उसे मंदाकिनी श्रीवास्तव भी दिखाई देंगी, और कहीं न कहीं इंदिरा मिश्रा जैसी कवित्रियां भी दिखाई देंगी। बहुत बहुत